नमस्कार सभी प्यारे विद्यार्थियों को मेरी तरफ से राम राम, शुभकामनाएं और आशीर्वाद। हम कक्षा 12 बायोलॉजी का जो तीसरा लेसन पढ़ रहे थे, इसमें आज का हमारा जो पॉइंट है वो है भ्रूणपोष। पिछले हमारा जो वीडियो था उसमें कक्षा लगी थी, उसमें हमने ये पढ़ा था कि भ्रूणपोष का निर्माण कैसे होता है। मैंने इस बताया था परीक्षा में से प्रश्न पूछता है कि भ्रूणपोष का निर्माण किस संलयन के कारण होता है। तो त्रिसंलयन के कारण। किस कारण होता है? त्रिसंलयन के कारण भ्रूणपोष का निर्माण होता है। ये त्रिगुणित होता है। क्या होता है? त्रिगुणित होता है। और किस किस के संलयन से बनता है? एक तो हम क्या लेते हैं, द्वितीय कोशिका लेते हैं, और एक हमारे पास जो इसका दूसरा पॉइंट है, उदाहरण है, वो क्या रहेगा हमारे पास, द्वितीय कोशिका और दूसरा नर युग्मक दोनों आपस में मिल जाते हैं या दोनों आपस में मिलकर संयुक्त हो जाते हैं, तो किसका निर्माण किया जाता है? भ्रूणपोष, एंडोस्पर्म। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, ये बताएंगे आपको कि ये किससे निर्माण होता है, पहले आपको पता है। तो हम यहाँ रहेंगे कि जब क्या था हमारे पास, द्वितीय, यही थी ना कोशिका, द्वितीय कोशिका, क्या? द्वितीय कोशिका एवं दूसरा नर युग्मक क्या? द्वितीय कोशिका और दूसरा नर युग्मक दोनों आपस में संयुक्त हो जाते हैं, तो क्या होता है? एक त्रिगुणित संरचना का निर्माण। तो एक त्रिगुणित संरचना का क्या होता है? निर्माण। त्रिगुणित संरचना का निर्माण होता है। इस त्रिगुणित के यहाँ पर आप 3n लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर संरचना का निर्माण होता है। उस त्रिगुणित संरचना को हम क्या कहते हैं? भ्रूणपोष। तो उस संरचना को या उस संरचना को क्या कहते हैं? भ्रूणपोष कहा जाता है। समझ गए? हमारे पास क्या है, आपको पता है कि एक तो होता है हमारे पास क्या, नर युग्मक, जो अंड कोशिका से संयुक्त होकर क्या करता है? अंड कोशिका से संयुक्त हो जाता है और अंड कोशिका से संयुक्त होकर युग्मनज का निर्माण करता है। युग्मनज से क्या बनता है? भ्रूण। क्या बनता है? भ्रूण। और दूसरी हमारे पास कोशिका है, यानी एक तो है हमारे पास क्या, द्वितीय कोशिका, और दूसरा क्या है हमारे पास, नर युग्मक। ये दोनों आपस में संयुक्त हो जाते हैं, तो किसका निर्माण होता है? किसका होगा? एक त्रिगुणित संरचना का निर्माण होता है, और उस त्रिगुणित संरचना को ही क्या कहते हैं? भ्रूणपोष। क्या कहते हैं? उस त्रिगुणित संरचना को भ्रूणपोष कहा जाता है। यानी ये कैसी होती है? 3n होती है। यहाँ पर आप लगा सकते हो कोष्टक में या नीचे, यहाँ पर ये कैसी होती है? 3n। ठीक है, अभी यहाँ पर इसका नाम भ्रूणपोष देते हैं, लेकिन ये होता क्या है? प्राथमिक भ्रूणपोष होता है। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे सर्वप्रथम प्राथमिक भ्रूणपोष का निर्माण होता है। क्या होता है? भ्रूणपोष का निर्माण
होता है। इस भ्रूणपोष ये क्रिया क्या होती है, इधर देखना, आवर्तबीजी पादप होते हैं। ये बहुत ध्यान देने की बात है, यहाँ पर ध्यान देना। यहाँ पर आवर्तबीजी पादप होते हैं, उनमें क्या होता है, दोहरा निषेचन होता है। ये बात हमने कल पढ़ ली थी, ठीक है ना। यानी प्रथम निषेचन से क्या बनता है, भ्रूण, और दूसरे निषेचन से क्या बनता है, भ्रूणपोष, ठीक है। तो आवर्तबीजी पादपों में क्या होता है, निषेचन की क्रिया से क्या बनता है, भ्रूणपोष बनता है, ठीक है। लेकिन आपको पता है हमारे पास एक तो होते हैं आवर्तबीजी पादप, एक होते हैं अनावर्तबीजी पादप, यानी एंजियोस्पर्म एवं जिम्नोस्पर्म। तो हमारे पास जो जिम्नोस्पर्म के पादप है, यानी अनावर्तबीजी पादप, उन अनावर्तबीजी पादपों में भ्रूणपोष बनता है। लेकिन वो कब बनता है, निषेचन की क्रिया से पहले ही बनता है। क्या होता है, निषेचन की क्रिया से पहले बनता है। तो सर्वप्रथम प्राथमिक भ्रूणपोष का निर्माण होता है किनमें, आवर्तबीजी पादपों में, ठीक है। और इनका जो भ्रूणपोष होता है वो कैसा होता है, त्रिगुणित। तो लिखो यहां पर, आवर्तबीजी पादपों में भ्रूणपोष त्रिगुणित होता है। समझ गए, कैसा होता है, त्रिगुणित। परंतु अनावर्तबीजी पादपों में क्या होता है, बिना निषेचन क्रिया या निषेचन की क्रिया से पहले ही क्या बन जाता है, भ्रूणपोष। परंतु अनावर्तबीजी पादपों में भ्रूणपोष कैसा होता है, एन यानी अगुणित, अगुणित होता है। कैसा होगा, अगुणित। अब ये अगुणित क्यों है आपको पता होना चाहिए, क्योंकि निषेचन नहीं होता है। तो हमारे पास क्या होता है, इसमें जो कोशिका बनती है, द्वितीय कोशिका, ठीक है, वो अगुणित ही रह जाती है, अगुणित होता है। क्योंकि इन पादपों में निषेचन की क्रिया से पहले ही भ्रूणपोष का निर्माण हो जाता है। समझ गए, सीधी सी बात यह है कि आवर्तबीजी पादप होते हैं, उनमें भ्रूणपोष कैसा होता है, त्रिगुणित। कैसा होता है, त्रिगुणित, ये रही सत्ता, ठीक है। और अनावर्तबीजी पादप होते हैं, उनमें कैसा होता है, ये अगुणित। कैसा होता है, अगुणित, ठीक है। एक में निषेचन की, यानी आवर्तबीजी में निषेचन की क्रिया से पहले बाद में बनता है, और अनावर्तबीजी में क्या होता है, निषेचन की क्रिया से पहले ही क्या हो जाता है, भ्रूणपोष का निर्माण हो जाता है। समझ गए, ये तो थी इसकी सामान्य बात। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे भ्रूणपोष के प्रकार। क्या पढ़ेंगे, भ्रूणपोष के प्रकार। तो यहाँ पर हेडिंग डाल लो, भ्रूणपोष के प्रकार। 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार के होते हैं भ्रूणपोष, 3। यहाँ पर पहला पढ़ रहे हैं हम। एक तो होता है केंद्रीय भ्रूणपोष, दूसरा होता है कोशिकीय भ्रूणपोष, और तीसरा होता है हेलोबियल भ्रूणपोष। क्या होता है, हेलोबियल भ्रूणपोष, ठीक है। तो यहाँ पर पहला हम पढ़ेंगे
केंद्रीय भ्रूणपोष। यदि वीडियो साफ नहीं आता है तो आप मेरे को बता सकते हैं कि सर अक्सर सही नहीं दिखाई देते हैं, डायग्राम साफ दिखाई नहीं देता है। जो भी आपकी समस्या हो कमेंट बॉक्स में आप मेरे को बता सकते हो। इसको ध्यान से समझना, ये परीक्षा में पूछता है कि केंद्रीय भ्रूणपोष से पूछता है, भ्रूणपोष किसे कहते हैं, केंद्रीय भ्रूणपोष को समझाइए। तो आप बताओगे भ्रूणपोष किसे कहते हैं कि जब द्वितीयक कोशिका या भ्रूणकोष की द्वितीयक कोशिका दूसरे नर युग्मक से संयुक्त हो जाती है तो एक त्रिगुणित संरचना का निर्माण होता है। उस त्रिगुणित संरचना को क्या कहते हैं, भ्रूणपोष। क्या कहते हैं, भ्रूणपोष। अब ये केंद्रीय भ्रूणपोष क्या है, ध्यान से समझना है। यहाँ पर मैं यहाँ डायग्राम बनाऊंगा, इसका आराम से आप देखो समझो। ये हमारे पास एक कोशिका है। क्या है हमारे पास, ये प्राथमिक भ्रूणपोष की कोशिका, ये इसका क्या है हमारे पास यहाँ पर केंद्रक। क्या है, केंद्रक। मैंने अभी देखो यहाँ पर क्या बनाया था, प्राथमिक भ्रूणपोष। ठीक है, ये रहा प्राथमिक भ्रूणपोष का निर्माण होता है। ये हमारे पास प्राथमिक भ्रूणपोष है। इस प्राथमिक भ्रूणपोष में क्या होता है, देखो एक मुक्त केंद्रीय विभाजन आता है। ध्यान सुना, यहाँ पर मुक्त केंद्रीय विभाजन, इसका मतलब होता है कि कोशिका में जब विभाजन होता है तो केंद्रकों का क्या होता है, निर्माण। यानी केंद्रकों के ऊपर कोशिका भित्ति नहीं बनती है। और जब कोशिका भित्ति नहीं बनती है केंद्रकों के ऊपर तो उसे क्या कहते हैं, मुक्त केंद्रीय कोशिका विभाजन कहा जाता है। तो इसमें सबसे पहले यहाँ पर क्या होता है, ध्यान से समझने की बात है यहाँ पर। ठीक है, ये हमारे पास प्राथमिक भ्रूण कोशिका है, इसमें ये केंद्रक है। इस केंद्रक में क्या है, ये क्या है हमारे पास, इसका केंद्रक, केंद्रक है। इस केंद्रक में क्या होता है, विभाजन होता है। क्या होता है, विभाजन। अगली स्टेप देखना, इसकी चित्र बना रहा हूं मैं। ये इसमें कोशिका हो गई और ये विभाजन हो गया। विभाजन कौन सा होता है, मुक्त केंद्रीय। यहां पर लिखो मुक्त केंद्रीय विभाजन। इसमें क्या हो जाएगा, इस केंद्रक के खूब सारे केंद्रक बन जाएंगे। क्या बनेंगे, खूब सारे केंद्रकों का ऐसे क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। ठीक है, ये केंद्रक बन गए। जितने भी सारे केंद्रक बनेंगे वो भ्रूणपोष की जो कोशिका है उस भ्रूणपोष की कोशिका के भित्ति की ओर क्या हो जाते हैं, स्थापित हो जाते हैं। किसकी तरफ हो जाते हैं, भ्रूणपोष की जो कोशिका है उस भ्रूणपोष की कोशिका की जो भित्ति है उस भित्ति की तरफ क्या हो जाते हैं, स्थापित हो जाते हैं। ऐसे जितने भी केंद्रक बनेंगे सारे के सारे कहाँ चले जाएंगे, भित्ति की ओर स्थापित हो जाएंगे। ठीक है, और अंदर वाला भाग है हमारे पास, ये अंदर वाला भाग क्या हो जाएगा, एक बड़ी या खोखली गुहा के रूप में क्या हो जाएगा, परिवर्तित। समझ गए, ये सारे के सारे क्या हैं हमारे पास, केंद्रक। क्या है, केंद्रक है। और ये अंदर क्या है, बड़ी गुहा। क्या है, बड़ी गुहा। ठीक है, तो इस प्रकार का जो भ्रूणपोष होता है वो क्या कहलाता है, केंद्रीय भ्रूणपोष। क्या होता है, केंद्रीय भ्रूणपोष। ये कितने परसेंट पादपों में, 56% आवर्तबीजी पादप होते हैं उनमें केंद्रीय भ्रूणपोष पाया जाता है। अब यहाँ पर एक बहुत मुख्य और मोस्ट उदाहरण है जो मैं बता दूं। यहाँ पर आपने पानी वाला नारियल देखा भी होगा और पानी वाला का पानी पिया भी होगा। पानी वाला नारियल होता है वो किसका उदाहरण है, केंद्रीय भ्रूणपोष का उदाहरण है। ठीक है, क्या, केंद्रीय भ्रूणपोष का उदाहरण कौन सा है हमारे पास, पानी वाला जो नारियल होता है। अब वो पानी वाला जो नारियल होता है उसमें तरल पदार्थ में क्या होते हैं, अनेक केंद्रक होते हैं और वो केंद्रक क्या है हमारे पास, भ्रूणपोष है। क्या है, भ्रूणपोष। उसका एक कार्य होता है कि वो कोशिका का विभाजन क्या करता है, बढ़ाता है। इसलिए कमजोर व्यक्तियों को या गर्भवती महिलाएं होती हैं
उनको क्या कच्चे नारियल का पानी पिलाया जाता है। ठीक है, तो हमारे पास ये विभाजन हो गया। जैसे जैसे हम इसमें विभाजन करेंगे वैसे वैसे हम यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास पहला है केंद्र के भ्रूणपोष, तो लिखो प्राथमिक भ्रूणपोष, प्राथमिक भ्रूणपोष में सर्वप्रथम मुक्त केंद्रीय विभाजन होता है, मुक्त केंद्रिक विभाजन होता है। मुक्त केंद्री का मतलब केंद्रक के ऊपर भित्ति नहीं बनती है, अर्थात केंद्रक के चारों ओर भित्ति का निर्माण नहीं होता है, भित्ति का निर्माण नहीं होता है। समझना है तुम्हें, सीधी सी बात है। मैंने केंद्रक लिया, इसमें विभाजन करा दिया, कौन सा, मुक्त केंद्री, और अनेक क्या बन गए, केंद्रक बन गए। केंद्रक के चारों ओर क्या होता है, भित्ति का निर्माण नहीं होता है। अब केंद्रक किसकी तरफ चले गए, चित्र में देखो, परिधि की ओर, तो लिख दो केंद्रक परिधि की ओर या भित्ति की ओर, भित्ति कर दो यहां पर, भित्ति की ओर स्थापित हो जाते हैं। ठीक है, अंदर की ओर क्या होता है, एक बड़ी गुहा का निर्माण होता है, बड़ी गुहा का निर्माण होता है। ठीक है, ये हमारे पास जो भ्रूणपोष बन गया, ये कैसा हो गया, केंद्रीय भ्रूणपोष। 56% पादपों में या आवर्तबीजी पादपों में केंद्रीय भ्रूणपोष पाया जाता है। ठीक है, इसका उदाहरण है हमारे पास मुख्य। अब तुम्हें से पूछे कि तरल भ्रूणपोष किसमें पाया जाता है, ये कोशिका तो चिपक जाती है। आपने कच्चा नारियल देखा होगा, जब हम लोग पानी वाला नारियल लेते हैं तो एक बार उसको पानी पी के आप काटना, जब आप उसको अंदर से काटते हैं तो उसके ऊपर गिरी निकलती है। वो गिरी है क्या कि वो हमारे पास जो अंदर वाला, ये अंदर वाला भाग था, इस अंदर वाले भाग में क्या था, केंद्रीय भ्रूणपोष था, तरल पदार्थ। वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, ठोस में बदल रहा है। क्या हो रहा है, ठोस में बदल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर भ्रूणपोष पाया जाता है। यहाँ पर नीचे लिखना है हमें, नारियल में तरल भ्रूणपोष पाया जाता है। समझ गए, परीक्षा में से पूछता नारियल में किस प्रकार का भ्रूणपोष पाया जाता है, तो तरल भ्रूणपोष या तरल केंद्रीय भ्रूणपोष। ठीक है, नारियल में तरल या तरल केंद्रीय। ठीक है, यहाँ पर तरल केंद्रीय लगा देना।
भ्रूणपोष पाया जाता है। ठीक है, ये हमारे पास क्या था, परात्मिक भ्रूणपोष था, केंद्रीय भ्रूणपोष। ठीक है, आप इसका यहाँ पर क्या स्क्रीनशॉट ले सकते हो। दूसरा हमारे पास इसका जो पॉइंट है, इसको मिटा देता हूं मैं। कौन सा है, कोशिकीय भ्रूणपोष। कोशिकीय भ्रूणपोष। नाम से ही पता चल रहा है, क्या, नाम से ही पता चल रहा है, कोशिकीय भ्रूणपोष। इधर देखना, ये हमारे पास एक कोशिका है, कौन सी, परात्मिक भ्रूणपोष की एक कोशिका है। ठीक है, इस कोशिका में क्या होता है, विभाजन होता है। क्या होता है, विभाजन। विभाजन होने से क्या होता है, अनेक केंद्रक बनते हैं। क्या होता है, अनेक केंद्रक बनते हैं। लेकिन ध्यान रखना, इधर नाम क्या लिखा है मैंने, कोशिकीय। तो केंद्रक के चारों ओर क्या बन जाती है, भित्ति बनेगी। तो भित्ति बनते ही क्या बन जाती है, कोशिका बन जाती है। जब केंद्रक के चारों ओर भित्ति बन जाती है और उससे भ्रूणपोष बनता है तो क्या कहलाता है, कोशिकीय भ्रूणपोष। क्या कहलाता है, कोशिकीय भ्रूणपोष। तो लिखो, यहाँ पर चित्र बनाता हूं मैं, यहाँ पर ध्यान से देखना। इधर ये इसकी कोशिका की क्या है, हमारे पास भित्ति है। क्या है, ये कोशिका की भित्ति। ठीक है, भ्रूणपोष। इसमें अंदर यहाँ पर क्या होता है, जितनी भी कोशिका बनेगी, इन सब कोशिकाओं में यहां पर क्या हो जाएगा, इसको आप ऐसे कर दो, सब कोशिकाओं के केंद्रकों के चारों ओर क्या बन गया, हमारे पास भित्ति बन गई। ये सारी की सारी संरचना क्या है, कोशिका है। तो इसमें क्या होता है कि प्राथमिक भ्रूणकोष में क्या होता है, विभाजन होता है। विभाजन से क्या होता है, केंद्रक बनता है। केंद्रक का विभाजन के पश्चात, तुरंत पश्चात क्या होता है, यानी कि कोशिका झिल्ली बन जाती है। और कोशिका झिल्ली बन जाने से क्या हो जाता है, कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। जब कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, कोशिकीय भ्रूणपोष। क्या बोलते हैं, कोशिकीय भ्रूणपोष कहा जाता है। इसकी विशेषता एक होती है मुख्य, कि इसकी में बाहर की तरफ क्या होते हैं, चूस्कांग पाए जाते हैं। क्या होते हैं, ऐसी नुकीली कांटेनुमा या रोमनुमा क्या होती है, संरचना होती है। इनको क्या बोलते हैं, चूस्कांग। ये क्या है, कोशिका। नाम लिख दो, किस प्रकार का भ्रूण है, कोशिकीय। किस प्रकार का, कोशिकीय भ्रूणपोष। ठीक है, तो हमारे पास इसमें लिखेंगे हम कोशिकीय भ्रूण में, तो लिखो, जब प्राथमिक भ्रूणपोष के केंद्रक में विभाजन होता है तो
केंद्रकों के चारों ओर, केंद्रकों के चारों ओर भित्ति का निर्माण, भित्ति का निर्माण होता है, तो उसे क्या कहते हैं हम? तो उसे कोशिकीय, कोशिकीय भ्रूणपोष कहा जाता है। समझ गए? क्या कहता है? कोशिकीय भ्रूणपोष कहा जाता है। ठीक है, इसमें क्या पाए जाते हैं? ध्यान रखना, सूचकांक। इस प्रकार के भ्रूणपोष में सूचकांक पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं? पोषण प्रदान करने का कार्य करते हैं। ठीक है, सूचकांक पाए जाते हैं। कौन कौन से पादप हैं जिनमें कोशिकीय भ्रूणपोष पाया जाता है? एक तो हमारे पास दथुरा का पादप है, पिटूनिया पादप है, बालसम पादप है। उदाहरण लिखो, जैसे जैसे पिटूनिया, दथुरा, बालसम पादपों में। ठीक है, तीसरा हमारे पास है हेलोबियल। क्या है? हेलोबियल या केंद्रक कोशिकीय भ्रूणपोष, यानी इसमें दोनों साथ साथ चलते हैं। क्या होता है? कोशिकीय भी भ्रूणपोष होता है और केंद्रक भी भ्रूणपोष पाया जाता है। इसमें समझ गए आप लोग? इस प्रकार के भ्रूणपोष के केंद्रक में विभाजन होता है कि केंद्रक के चारों ओर भित्ति का क्या हो जाता है? निर्माण होता है। उसे क्या कहते हैं? कोशिकीय भ्रूणपोष। इस प्रकार के भ्रूणपोष में सूचकांक पाए जाते हैं। उदाहरण क्या होता है? पिटूनिया, दथुरा, बालसम। चौथा हमारे पास है वो हेलोबियल भ्रूणपोष। हेलोबियल भ्रूणपोष। या कोशिका केंद्रीय भ्रूणपोष। क्या लिखोगे? इसका नाम है कोशिका केंद्रीय भ्रूणपोष। उदाहरण इसमें लिख दो कोष्ठक में, कोशिकीय केंद्रीय भ्रूणपोष। नाम से पता चल गया होगा, यानी ऐसे पादप है जिनमें क्या होता है? उनके भ्रूणपोष में कोशिकीय भ्रूणपोष भी होता है और केंद्रीय भ्रूणपोष भी होता है। यानी दोनों ही प्रकार के भ्रूणपोषों के साथ साथ गुण आते हैं। ये भी होता है, पहले वाला भी होता है। इधर देखना, चित्र में देख लेना कैसे होता है। अभी डायग्राम देखो, फिर समझ में आ जाएगा। ये हमारे पास क्या है? भ्रूणपोष है, दिख गया? प्राथमिक। इसमें यहाँ पर क्या होगा? विभाजन होगा। प्रथम विभाजन। कौन सा विभाजन? प्रथम विभाजन। प्रथम विभाजन से यहाँ पर क्या होगा? केंद्रक में विभाजन हो जाएगा तो दो कोशिका बनेंगी। क्या बनेंगी? दो कोशिका। एक कोशिका ये बनेगी और एक कोशिका ये बनेगी। ठीक है, एक कोशिका कैसी है? बड़ी। एक कोशिका कैसी है? छोटी। ये कौन सा भाग है हमारे पास?
निभाय, ये निभाग भाग है। और इधर वाला भाग कौन सा रह जाता है? बीजांड द्वार। कौन सा भाग है ये? ठीक है। अब इनमें क्या होता है, जो निभाय भाग वाली कोशिका होती है, इधर वाली कोशिका, ये कोशिका बन गई है और इधर ये कोशिका बन गई। छोटी कोशिका किधर होती है? निभाय भाग की तरफ होती है। बड़ी कोशिका किस तरफ होती है? बीजांड द्वारी भाग की ओर होती है। अब यहाँ पर क्या होगा, जो निभाय भाग वाली कोशिका है, उस कोशिका के केंद्रक में क्या होता है? मुक्त केंद्रीय विभाजन होता है। क्या होता है? मुक्त केंद्रीय विभाजन होता है। ठीक है, ऐसे। और किनका निर्माण होगा? केंद्रकों का ही निर्माण होगा। और इधर वाली जो कोशिका है, ये बड़ी वाली कोशिका, इस बड़ी वाली कोशिका में क्या होता है? केंद्रक बनता है, फिर कोशिका, केंद्रक बनता है, फिर कोशिका, ऐसे बनता है। ठीक है, इस प्रकार क्या होता है? विभाजन। अब इसमें दोनों ही प्रकार का हो गया, केंद्रीय के भी हो गया और कोशिकीय भी हो गया। तो समझ गए? इस प्रकार का गुणकोश किसमें होता है? एक बीजपत्री पादप होते हैं उनमें, और हेलोबियल पादप होते हैं उनमें होता है। ठीक है, तो यहां पर लिख दो। इस प्रकार के गुणकोश में प्रथम विभाजन होता है। जिसके कारण कितनी कोशिका बनती बेटा? दो कोशिका बन जाती है। एक कोशिका किस, डायग्राम रटना नहीं है। एक कोशिका किधर चली जाती है? निभाय भाग की ओर। दूसरी किधर चली जाती है? बीजांड द्वारी भाग बन जाती है। एक कोशिका